मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड। ये उस समय की कविता है, अब की नहीं कर रहा। अब वालों ने तो मौका ही नहीं दिया। मैं भी 23 नवंबर को राष्ट्रपति भवन गया था, राष्ट्रपति ने बुलाया था। श्रोता थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 4 कैबिनेट मिनिस्टर और देश के सारे राज्यपाल। उन्होंने कहा मेरे से कोई शिकायत? मैंने कहा जी एक है, आप खिलाफ लिखने का मौका ही नहीं दे रहे, इस तरह तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामने वाले हैं वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का। कविता शुरू करता हूं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी मैंने केवल इसलिए कविता लिखी, राजनीति के लोग शहीदों का सम्मान नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन उनको अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान मत कीजिए, बस मत कीजिए, आप सम्मान आपके संस्कार, लेकिन अपमान मत कीजिए। आजादी में उन बेटों को भी गाली दी जाती है, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की दिल से सुनना अच्छा लगे तो आशीष देना, मुझे आशीष नहीं भी दे सको, आंखें गीली हो तो होने देना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है, मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला, लेकिन कोई ये ना समझे को। ये ही कविता का सौंदर्य है। कहीं ऊपर स्वर्ग में शहीदों की आत्मा सुन रही होगी, जब चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताया जा रहा होगा, शहीदों की आत्मा ने सुना होगा, उन पर क्या गुजरी होगी, इस सौंदर्य बोध को मेरे साथ जीना, इसीलिए मैं कविता सुनाना चाहता था। लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, आजादी का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। सुनना साहब, आपके दिल तक पहुंचे तो ही समर्थन करना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले। मैंने अपना गुस्सा जिस तरह दिखाया, अगर आपको लगता हो कि हिंदुस्तान के किसी कलमकार को जिसके दिल में सिर्फ देश है, उसको अपना गुस्सा इस तरह दिखाने का अधिकार है, तो मुझे अधिकार देने के नाम पर इतनी तालियां बजाना कि मेरा हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े और मैं कभी डरूं नहीं कि मुझे देश के लिए जो लिखने
का मन करे मैं वो लिख दूं, ये ना सोचूं कभी भी कि मुझे डरना चाहिए। अपना गुस्सा दिखाने का मेरा तरीका सुनना क्या था। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के, समर्थन करो तो इतना करना कि मुझे लगे मेरी बात समझ गए, और ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं, चुप रह सकते हो। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा, सल्यूट आपको, सल्यूट, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूख। मैं आधे मिनट शेखर पर बोलता हूं। मैंने जब कविता लिखने के लिए शेखर के बारे में पढ़ा तो दो बातें मैंने ऐसी पढ़ी जो शायद आप शायद नहीं जानते हो। एक तो यह कि शेखर को कोई अंग्रेज फौजी पहचानता नहीं था, अंग्रेजों का सैनिक। तो 725 भारतीयों को इस बात की नौकरी अंग्रेजों ने दी कि तुम चंद्रशेखर आजाद को पहचान के हमें पकड़वाओ। 725 लोग पेरोल पर थे अंग्रेजों के। और दूसरा मैंने एक ऐसा वाक्य पढ़ा जो दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी शहीद के मुंह से निकला नहीं है। दुनिया में सबसे अलग करता है चंद्रशेखर को, आजाद को। वो गरीब माँ बाप का बेटा था। भाभवा एक जगह है झाबुआ जिले में, वहां उनके माता पिता रहते थे। इकलौता बेटा था और कोई भाई बहन नहीं था। घर गरीब था। वो खजाने लूटते थे आजादी की लड़ाई के लिए। वो पैसा चंद्रशेखर आजाद के पास रहता था। उस संदूक की चाबी चंद्रशेखर आजाद पर रहती थी। एक दिन रात के अंधेरे में गांव के कुछ लोग आए और आकर उन्होंने खबर दी कि चंद्रशेखर, तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या है। घर में आटा नहीं है, रोटी बनने की नौबत नहीं है, तुम्हारे पास संदूक में लूटा हुआ पैसा है, इसमें से कम इतना पैसा तो घर भेजो कि माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद दो वाक्य बोला। एक वाक्य बोला आंखों में आंसू भरकर, और एक वाक्य बोला आंखों को लाल करके। पहला वाक्य तो यह बोला, क्या माँ बाप सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? और अगले ही पल आंखें लाल करके कहा कि संदूक में से तो एक पैसा नहीं दूंगा, लेकिन तुम गांव वालों मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे आके खबर कर देना। किसी दिन गांव आऊंगा और अपने इसी पिस्तौल की 2 गोली माँ बाप के सीने में उतार के चला आऊंगा। उसको राजनीति आतंकवादी बताएगी और देश सहेगा। तब सुनिए, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की सल्यूट करता हूं आपको, सल्यूट करता हूं। इससे बड़ा मुझे कोई दुनिया में क्या पुरस्कार देगा। जिस कविता को मैं भूल रहा हूं वो जनता को याद है। मैं आपका प्रणाम करता हूं आपको जीवन भर। जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी तह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं। जिसके कारण गौरों, जिसके आजादी के कारण जो गौरों से कभी लड़ी थी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। और माफ करे सदन, मैं आप जानता हूं आज देश का है, लेकिन सीना तान के कह रहा हूं कि अगर मैं आपको गलत लगूं, अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत सोचा था उस समय, मुझे टोक देना। जीवन में कभी नहीं पढ़ूंगा ये कविता, लेकिन आपको तालियां मिलेंगे, आपको लगे कि आपने ठीक बोला, ये आपका फर्ज बनता था, तो मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मैं कभी डरूं नहीं दुनिया बस की। सुनना है, भारत माता, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की, गुस्से में लिखा मैंने क्योंकि समर्थन से थी वो मुख्यमंत्री, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे सबके
सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा? जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा? इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा? और साहब तालियां बजाओ तो मैं देखना चाहता हूं, इटावा की याद लेके जाना चाहता हूं। 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, मैं कहने का हौसला करूंगा, आप केवल समर्थन का हौसला कर लेना। सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा? जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे। जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट। जो सीने, अंतिम छंद पढ़ता हूं, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं। उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक। और कविता की सबसे अच्छी पंक्ति सुनना, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, तुम्हारी जगह कल के बासी अखबार। और उन शहीदों की जगह मैं बता रहा हूं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे छतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी। सल्यूट करता हूं आप। काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। वो अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के। 29 साल मैंने 1990 में कविता लिखी थी। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कविता को मैंने 1990 में जब सबसे पहली बार लिखा तो मेरे पहले श्रोता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी। दोनों बैठ के रोए थे, दोनों बैठ के रोए थे। वाजपेयी साहब एक बार लाल किले में आए थे और मैं कश्मीर पढ़ रहा था। मैंने उनसे कहा, आप देश के प्रधानमंत्री बन गए और कश्मीर की हालत फिर भी नहीं सुधरी, तो इससे भी सख्त कविता सुनने को तैयार रहना। फिर मुझे पता चला वो 6 साल इसीलिए उदास रहते थे क्योंकि उनके समय में तो हुआ नहीं था जो अब हुआ। मन से सुनिए, मैं अपना मन पूरा इस कविता के साथ आपसे जोड़ना चाहता हूं। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर। वाह, एक कुर्सी लेके कोई और आ जाओ। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था। काश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में। काश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, काश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे। काश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे।
खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी। झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। कश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था, झीलों में अंगारे थे। कश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी। कश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में एक 56 की दर्द कहानी चलती थी। कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, समर्थन करना जी भर के करना। कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था। भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। कश्मीर था जहां देश का सिर झुकाया जाता था। और जिस दिन ये घटना घटी मैंने उस दिन पंक्ति लिखी थी, समझ जाओ किसी को पिछली याद हो तो समर्थन करना। कश्मीर था जहां देश का मान गिराया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था। गूंगा बहरापन ओढ़े सिंह, कितने गुस्से में बोलता था, उदाहरण दे रहा हूं सुनना। गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था। फूलों की घाटी लाशों की मंडी थी, फूलों की घाटी लाशों की मंडी था। अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था। मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। 89 में 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से मारपीट कर निकाले गए, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, संपत्ति छीनी गई, घरों में आग लगाए गए। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या दुनिया के इतिहास में इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग हुई है क्या? आज किसी की गलती से एक हत्या पर देश में शोर मचा देते हैं, ये मॉब लिंचिंग है, होनी नहीं चाहिए। मैं समर्थन नहीं करता उसका, लेकिन 4.5 लाख लोगों का घर से बाहर निकाल देना अगर मॉब लिंचिंग नहीं थी तो हिंदुस्तान में कोई मॉब लिंचिंग होती नहीं। हमको 2 आंसू नहीं आते थे, मेरा साथ देना, मैं इतिहास खोल रहा हूं। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं थी, घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर। मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे। जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। एक नाम लेता हूं कविता में, उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की, प्यार की, सम्मान की हिलोर उठे तो उस हिलोर को तालियों में बदल देना। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संतरास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। एक छंद पढ़ रहा हूं साहब। भारत मां को इस समय सोने दो, बड़ी मुश्किलों से इस बहादुर सरकार की कोशिशों के बाद भारत मां सुकून से सोने की हालत में आ गई है। वाह 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 वाह। मैं जोश में पढ़ूंगा। मैं 3 दिन पहले बंगलौर में था, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। मैं जोश में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जनता मुझसे ज्यादा जोश में सुने और मैं हार जाऊं। अगर यह फैसला करना हो कि मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा था या जनता ज्यादा जोश में सुन रही थी, तो फैसला यह हो कि जनता ने ज्यादा जोश में सुना।
मैं हार के जाना चाहता हूं, यही मेरा पुरस्कार है। मैं छंद पढ़ रहा हूं और मैं हारना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आप मुझे कैसे हराते हैं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों, जानना चाहता हूं साहब अगर जोश दिखाएं तो फिर जोश दिखाना, ऐसा कि जो अब तक दिखा नहीं हो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कृष भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंच सीने में ही आशा थी दमदारी की, 56 इंच सीने, 56 इंच सीने से ही आशा थी दम, 56 इंच सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। बहुत प्रणाम करता हूं आपको साहब, क्या बात है। इसीलिए आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती न भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। अंतिम छंद पढ़ता हूं। अभी भी उधर से बयान आते हैं हमारे पास 1 पाव का एटम बम है, हमारे पास आधी किलो का एटम बम है। देखिए साहब मैं बोलना नहीं चाहता, सांसद जी आपसे अनुमति लेकर आपसे माफी मांग के बोलता हूं, और ये मैंने बहुत दुखी होकर बोला है, ऐसे नहीं बोला। रोज डराता है हमको एटॉमिक युद्ध होगा, एटॉमिक युद्ध होगा। मैंने कुछ मेरे दोस्त साइंटिस्ट हैं उनसे पूछवाया कि मान लो एटॉमिक युद्ध हो ही जाए, क्योंकि उसका भरोसा क्या, जो दुनिया में किसी के भरोसे लायक नहीं है हमारे लायक तो होगा ही क्या। मान लो हो ही जाए तो क्या होगा, बोले जी दोनों देशों के 25-25 करोड़ लोग मर जाएंगे। मैं एक दिन सोचता रहा, और जब उसी दिन शाम को मैंने उनके एक मंत्री का बयान सुना कि हम एटॉमिक युद्ध कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि होने दो, होने दो, हम 25 करोड़ मरने को तैयार हैं, तुम तो रेगिस्तान हो गए, बचा क्या। अगर तुम अपने को पूरा मिटाकर हमारे थोड़े से कम कर दो तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी जरूरत नहीं है। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियार, ये अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन दुखी होके कह रहा हूं। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली। अंतिम पंक्ति पर और जोश देना, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल।